तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 345 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक सबसे आप सब एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सब लोग लाइक कर दो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिंग को चाहिए होते ट्रेजर, क्योंकि लूफिंग सिर्फ अपने 2 ट्रेजर्स पर निर्भर नहीं रह सकता था, उसको और ट्रेजर्स, उसको और भी कल्टीवेशंस के आइटम चाहिए होते हैं। जिसके साथ लूफिंग ट्रांसमिट करते हुए कहता है गॉड एम्पायर यूएसए कि तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि उस बंदे ने लूफिंग को एक और पेयर देने का वादा किया होता है, वो भी बिना किसी प्रॉफिट के। जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग बाकी के टॉप टायर एक्सपर्ट्स के बारे में जान गया होता है, क्योंकि इस डार्क होली वर्ल्ड में 1000 से भी ज़्यादा कुछ ही बंदे थे जो कि पीक लेवल पे हो सकते थे, और गॉड एम्पायर यू है उन्हीं पीक लेवल एक्सपर्ट्स में से एक होते हैं। जिसके साथ वहाँ पे हमें बाकी के बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से गॉड एम्पायर बॉक्स जी लूफिंग से कहते हैं कि ब्रदर लूफिंग, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, जो तुमने लाइफ एंड डेड ट्रेजर्स को खरीदने की कोशिश की थी, तो उसमें तुमने हाई प्राइस देने की बात कही थी ना, तो मैंने ऑलरेडी ये शब्द चारों तरफ फैला रखा है, और अभी के फिलहाल इस चैनफेंग सिटी के अंदर 5 ऐसे गॉड एम्परर्स हैं जो कि तुम्हें एक ट्रेजर्स को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि लाइफ एंड डेड टाइप सीक्रेट ट्रेजर्स है। तो क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए ताकि तुमसे वो मिल सके। तो लूफिंग कहता है कि ठीक है, उसको बुला लो, और वो बॉग जी का शुक्रिया अदा भी करता है। अब लूफिंग सच में इमॉर्टल हट और पाम रियलम पे कुछ ज्यादा ही रिलाई कर रहा था, उसको ही यूज करके वो सबको मारा करता है, इसलिए यहाँ पर लूफिंग को कोई और ट्रेजर्स चाहिए हुए होते हैं। उसकी कॉम्बैट काफी ज्यादा सिंपल थी, निकालो पंजा मारो और खा जाओ, इतने से कौन ही करता है भाई। किसी को पैटर्न के बारे में पता चल जाए तो लूफिंग को इजीली डिफीट किया जा सकता है। अगर उसके पास कोई और पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स हो गए तो वो अपनी सिनर्जी को काफी अच्छे से बढ़ा सकता है, और मोर ओवर इन सीक्रेट ट्रेजर्स के अंदर हाई लेवल मिस्टीरियस चीज़ें मौजूद होती हैं, जिससे कि आप अपने कल्टीवेशंस को भी बढ़ा सकते हो। इसके साथ गॉड एम्पायर गियर्जी कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी मैटर थी। जिसके साथ वो तीनों बंदे होते हैं, और फिर से एक ही रिपीटेड चीज़ बताई जाती है कि कैसे ये तीनों बंदे लूफिंग को अपना गुरु मान चुके थे। गुरु तो नहीं, बल्कि इसका फॉलोअर्स बनने को तैयार हो चुके होते, क्योंकि ये लूफिंग के बारे में जान चुके थे कि इसने बहुत ही कम टाइम में जो अचीवमेंट हासिल किए ना, वो बहुत बड़ी होती है। इसके साथ ऐसे चलने लगी होती है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये सभी चीजें चल रही थी, लेकिन जो तीनों बंदे थे वो लूफिंग के न्यूज को किसी दूसरे तक नहीं फैलाते कि लूफिंग ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं, और लूफिंग ने इतनी जल्दी इतने लेवल को प्राप्त कर रखा है। यहाँ तक कि पैलेस मास्टर युंग यांग जब वो अपने ओरिजिन वर्ल्ड में लौटे थे, तो उन्होंने भी लूफिंग के इस इन्फॉर्मेशन को फैलाया नहीं कि लूफिंग ने ऐसे ऐसे कर रखे हैं। जिसके साथ हमें एक स्मॉल केव ड्वेलिंग के चैनफेंग सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गॉड एम्पायर जिगजू व्हाइट रॉब पहने बैठा होता है। उसके पास एक मैसेज आता है, जहाँ पे गॉड एम्पायर मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज में लिखा होता है कि गॉड एम्पायर लूफिंग ने उसे समन किया है, और वो लाइफ एंड डेथ टाइप सीक्रेट ट्रेजर्स को खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें बुला रहे हैं। इसको सुनकर वो बिना किसी हेसिटेशन के केव ड्वेलिंग से बाहर निकल पड़ता है। अब गॉड एम्पायर जिगजू आसमान में उड़ते हुए अपने लूफिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और उसके पास एक बोन चिलिंग कोल जैसे पावर्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे गॉड एम्पायर जी काफी ज्यादा खुश होता है, और वो कहता है कि फाइनली एक टॉप का एग्जिस्टेंस में लाइफ एंड डेथ टाइप सीक्रेट ट्रेजर्स को खरीदने को तैयार हो चुका है। हो सकता है कि मैं इस दौरान काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अब ये शायद जितने भी पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स होते हैं, उनके अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्राइस टैग डिपेंड करते हैं। कोई पावरफुल बंदा हुआ जिसके पास पैसे ज्यादा है, तो वो पैसे ज्यादा देकर खरीदने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वही तुम भिखारी के पास जाओगे जिसके पास पैसे खुद नहीं है, तो वो नेगोशिएशन से करने की कोशिश करेगा ना, तो इसलिए कोई बेचते नहीं है। अब यहाँ पे इसके यूजर्स और बायर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसको ये सूट कर गया वो किसी भी कीमत को देने को तैयार हो जाएगा। लेट स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्प्रेस सेमी ह्यूमन लेवल एनलाइटमेंट बैंक्स, तो यहाँ तक कि पीक लेवल एनलाइटमेंट बैंक्स, ये सभी अपने अलग अलग प्राइस को ऑफर किया करते हैं। लेट स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्प्रेस वो बहुत ज्यादा स्टिंगी टाइप के होते, यूजुअली उनके लिए 20 से 30 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल में बढ़ा
पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और वो इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स भी उनकी पूरी ज़िंदगी की एक्यूमुलेशंस मिलाकर भी नहीं होती है। मतलब बंदे कुछ ज़्यादा ही गरीब होते हैं। यहाँ तक कि इलाइट्स वाले बंदों की भी बात करें तो यार जिन्होंने अपने 2 लेट स्टेज डाओ एम्प्रेस डाओ को कल्टीवेट कर रखा था, जैसे कि इंसेक्ट लॉर्ड को ही देख लो, वो भी यार इसमें कतरा थी। उसके पास भी उतने पैसे थोड़े ही नहीं होते, वो भी अपने बजट को संभाल कर करते हैं। लेकिन जो बंदे जैसे सेमी हिनवा लेवल डाउस को प्रैक्टिस करते, जैसे पैलेस मास्टर वैयांग, पैलेस मास्टर गैटो, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इपोज में आ चुके होते काफ़ी ज़्यादा पैसे, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस किया करते हैं। और जब तक कोई एक पीक लेवल का एग्जिस्टेंस ना हो वो जेनरस प्राइस को दे ही नहीं सकता है। इसके साथ गॉड एम्पायर जीजी सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि गॉड एम्पायर लू फेंग मुझे इस प्राइस के लिए हायर प्राइस देने को तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग कितने प्राइस देगा ये तो आपको पता ही चल जाएगा। लू फेंग सच में काफ़ी ज़्यादा जेनरस होता है, जिसके साथ यहाँ पे वो सोचने लगता है देखो लू फेंग की जितनी वर्थ है ना, उसकी अगर लू फेंग के पॉकेट में छेड़ भी होगी और पैसे गिरे भी ना, तो गॉड एम्पायर जीजी के इंटायर लाइफ में जितने भी उसने पैसे कमाए हैं ना वो पूरा का पूरा भर देगा। समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके साथ वो उड़ता उड़ता चैंपियन सिटी के कोर रीजन्स की तरफ फाइनली पहुंच जाता है और केव डेलिंग के सामने पहुंचता है जहां पे टेरिफाइंग फॉर्मेशंस होती है। जिसके साथ वहां पर अपने एक गॉड एम्परर बॉक्जी बोलते हैं कि जल्दी करो अंदर आ जाओ, तुम सबसे लास्ट में यहाँ पे आए हुए हो। गॉड एम्परर लू फेंग अभी गॉड एम्परर यून्हे से बात कर रहे हैं और वहां पे 5 बंदे थे जो कि उन्हें वेट करवाया जा रहा होता है। जिसके साथ हमें गॉड एम्परर बॉक्जी के केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पे गॉड एम्परर जीजी एक पपेट सर्वेंट के साथ वहां पे बैठे होते हैं और साथ में अदर गॉड एम्परर्स भी बैठे होते हैं। अब गॉड एम्परर जीजी चारों तरफ देखता है जिनमें से 5 वेटिंग गॉड एम्परर्स थे, 3 लेट स्टेज डाओ एनलाइटमेंट्स थे और 2 सेमी हिनवा लेवल डाओ एनलाइटमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं जो कि खरीदने के लिए अपने ट्रेस को बेचने के लिए आए हुए होते हैं। अब यू है लू फेंग को देखते हुए कहता है कि चलो अब यहाँ पे लू फेंग के ही पास है कि चलो उसको खरीदना पसंद है या फिर नहीं। इसके साथ और भी बातें होने लगती हैं। अब यहाँ पे और भी कहानी बताई जाती है जो कि बकवास है, रिपीटेड चीज है, इसके साथ उनमें होने लगती है। अब यहाँ पे यू है जो आया हुआ था उसका पेयर लेना था लू फेंग को, ऑरिजिन पेयर जिसको कि वो अपने अंदर डालकर एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए यूज कर सकता था। लू फेंग क्या था कि ठीक है थैंक यू ब्रदर, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, इस ऑरिजिन वेलम पर ये मुझे चाहिए थी जो कि मेरे कल्टिवेशन में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। जिसके साथ लू फेंग और गॉड एम्परर यू है कैजुअली बात करने लगते हैं। गॉड एम्परर बाओजी, गॉड एम्परर बायान, गॉड एम्परर चिंगबे उनको साथ दे रहे होते हैं। अब गॉड एम्परर यू है लू फेंग की तरफ अपने गुडविल को दर्शाते हुए कहते हैं कि जबकि लू फेंग के अदर गेस्ट हैं तो मैं यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे वो पोलाइटली बड़े ही पोलाइट तरीके से वहां से निकलता है। लू फेंग भी खड़ा होकर उसको बाय बाय बोलता है। जिसके साथ हमें बाकी के दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जैसे चीजेंग जो कि रेड ड्रॉ वाला बंदा था। वो कहता है कि गॉड एम्परर यू है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन डॉ को कल्टीवेट करता है और वो अपने ब्रूटैलिटी के लिए ही जाना चाहता है। मैंने कभी भी इस बंदे को इस तरह से अच्छे से पेश आता हुआ नहीं देखा। मतलब ये बंदा भी अपने लू फेंग के सामने अच्छे से पेश कर रहा था, यहाँ तक कि ये बंदा दूसरे के सामने अच्छे से पेश आता भी नहीं था। इसके साथ गॉड एम्परर बाओजी भी इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि इस चैनफेंग सिटी में कुछ ही ऐसे बंदे हैं जो कि इस बंदे की फेरोसिटी को सप्रेस कर सकते हैं और ब्रदर लू फेंग उनमें से ही एक है। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि जाओ 5 की गेस्ट को ले आओ। जिसके साथ 5 जल्दी ही एंटर करते और सभी लोग लू फेंग को ग्रीट करते और लू फेंग भी बाकी के एम्प्रेस को ग्रीट करता है और सब लोग आपस में बैठ जाते हैं। गॉड एम्परर बाओजी और दोनों वो ऑलरेडी चैनफेंग सिटी के टॉप टायर फिगर्स में से एक थे। वो सभी लू फेंग के साइड में बैठ जाते हैं और लू फेंग को वो बीच में बैठने देते हैं। ऑब्वियस लू फेंग का स्टेटस उन सबसे काफी ज्यादा हाई हो चुका था। जिसके साथ लू फेंग उन सबसे कहता है कि क्या तुम सभी अपने लाइफ एंड डेथ टाइप सीक्रेट ट्रेस को बेचना चाहते हो तो चलो बाहर निकालो, मैं तुम्हें हाई प्राइस ऑफर करूंगा, एक फेयर प्राइस। अगर तुम्हें बेचना हो तो बेचना, वरना तुम्हें अगर छोड़कर जाना है तो चला जाना। जिसके साथ 5 अपने प्रिपेयर्ड ट्रेजर्स को बाहर निकालते हैं। अब उन्होंने इस लेवल तक आने में काफी ज्यादा ट्रेजर्स को एक्यूमुलेट किया था, लेकिन ऐसे कई सारे ट्रेजर्स होते जो कि उनके लिए उतना ज्यादा सूट नहीं करता था। अगर कोई ट्रेजर सूट भी करता है तो यार कभी कभी उन्हें ट्रेडिंग करना पड़ता है ताकि वो टॉप टायर लाइफ फॉर्म मटेरियल्स या फिर किसी पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स को अपने लिए जमा कर सके। यानफेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर ने भी ऐसे चीजें कर रखे थे। आफ्टर ऑल डार्क होली वेलम में सर्वाइव कर पाना और साथ में
पैसे कमा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ब्लू फेंग उन पांचों टॉयज को अपने सामने देखने लगता है, जिनमें से एक एक पेंटिंग होता है। टिपिकली ऐसे पावरफुल सीक्रेट टॉयज सिर्फ 3 से 5 बिलियन में ही खरीदे जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर लू फेंग उन सबको देखने लगता है। अब फिलहाल में प्राइस के बारे में बात करें, पहले इन सब टॉयज के बारे में बात करते हैं। लू फेंग उन सबको अपने कॉन्शियसनेस से इन्फ्यूज करके उन पांचों टॉयज को एग्जामिन करने लगता है। ये सारे सीक्रेट टॉयज प्राइमरी फोकस्ड होते हैं लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के फ्यूजन्स पे, और इसमें काफी ज्यादा प्रोफाउंड मिस्ट्रीज होती है। अब यहाँ पे लू फेंग को उसमें से एक पिल फर्नेस भी दिखती है। अब फाइनली पिल यहाँ पे आ ही चुकी है, मतलब इसका जिक्र आ चुका है। क्या पता आगे चल के लू फेंग बैटल थ्रू द हेवंस के जियोयान के जैसे ही एक पिल रिफाइनल बन जाए। मुझे लगता नहीं लू फेंग ऐसा करने वाला है। जिसके साथ लू फेंग पिल फर्नेस को कहता कि मैं इसके लिए तुम्हें 20 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल देने को तैयार हूँ, और बाकी के जो 4 अदर टॉयज हैं मैं उसके लिए 10 बिलियन देने को तैयार हूँ। चलो तुम लोग डिसाइड करो कि तुम्हें बेचना है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे लू फेंग की प्राइस वो लोग सुनते ना, वो सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जल्दी से कहते कि हम लोग बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो लोग इतनी जल्दी इसलिए तैयार हो चुके थे क्योंकि जो भी टॉयज वहां पे थे वहां पर सिर्फ उसे 3 से 5 बिलियन में ही बेची जा सकती थी, उससे ज्यादा उसकी प्राइस आती नहीं। लेकिन लू फेंग उन्हें 10 बिलियन मतलब दुगना से भी ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा होता है। पिल फर्नेस की बात करें तो उसे सिर्फ 10 बिलियन में ही बेचा जा सकता था, लेकिन लू फेंग उसे 20 बिलियन देने को तैयार हो चुका था। यहाँ तक कि पीक टायर बैंक्स भी इतने ज्यादा जनरस नहीं हुआ करते थे। अब लू फेंग ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि लू फेंग ने रिसेंटली 1, 2, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि 7 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स एक ही ट्रेड में कमाए थे, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके स्ट्रेंथ से वो किसी भी लो टायर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को बड़ी आसानी से हंट कर सकता है, जिसकी वजह से लू फेंग इन सब गरीबों को पैसे दे रहा था। वो टेक्निकल गुरुजू वाली डायलॉग बोलता है मैं लू फेंग की, अरे अंबानी समझ सकते हो। जिसके साथ गॉड एम्पर जेग जी ये सोचने लगते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि गॉड एम्पर लू फेंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा जनरस है। उसने इसको मल्टीपल टाइम्स बेचने की कोशिश की, लेकिन जितने भी खरीदार थे वो इसके लिए सिर्फ 3 से 4 बिलियन सी देने को तैयार थे, और ये ऐसा कभी नहीं चाहता था कि मैं इस ट्रेजर्स को बेचूं। लेकिन जबकि लू फेंग ने यार 10 बिलियन दे दिए, जो कि सच में काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, तो यार गॉड एम्प्राइज जे इसको गंवाना नहीं चाहता। वो कहता कि ठीक है, और बात करें तो उसकी कमाई की तो उसको काउंटलेस ईयर्स लग जाएंगे 10 बिलियंस कमाने में। इन सब नॉर्मल एम्प्रेस की बात करना, लू फेंग की तो बात ही अलग है। जिसके साथ ट्रांजैक्शन जल्दी से कंक्लूड हो जाती है और हमें सीन चेंज का एक क्वाइट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लू फेंग उन पांचों पावरफुल सीक्रेट टॉयज को अपने सेटिस्फेक्शन से देख रहा होता है। वो यार जानता था कि उसने बिना किसी सोच के सबको हाई प्राइस ऑफर कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्रेट टॉयज के लिए नेगोशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होती है। 5 बिलियन होते तो लू फेंग 6 बिलियन कहता था, हो सकता कि वो नेगोशिएट करते। लू फेंग डायरेक्टली उसका दुगना ही देता कि जाओ अब करो। अगर दुगना भी उन सबके इनफ नहीं था और वो सेलर्स काफी ज्यादा लालची होते हैं, तो लू फेंग उसको धक्के मार के भगाता कि भाग यहाँ से। जिसके साथ लू फेंग उन्हीं पावरफुल सीक्रेट टॉयज की तरफ देखने लगता है ताकि वो उसको समझ सके। अब यहाँ पे लू फेंग के पास काफी ज्यादा हो चुकी थी यार, तो उसके लिए गेनिंग और लूजिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब 5, 2, 7 आ चुकी थी। एक लॉस भी हो गया तो लू फेंग को उतना ज्यादा गम नहीं होने वाला था। जिसके साथ लू फेंग सेटिस्फैक्शन से कहता कि इन 5 टॉयज और साथ में इमॉर्टल हार्ट पाम रियलम से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स इन सभी टॉयज में लू फेंग सबसे ज्यादा वैल्यू इमॉर्टल हार्ट को ही देता है, पान को भी नहीं देता, क्योंकि इमॉर्टल हार्ट उसकी अनडाइंग बॉडी को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। अब यहाँ पे लू फेंग उसको देखने लगता है। पाम इमॉर्टल हार्ट ऐसे क्यों? क्योंकि यार इसमें एक हार्ट प्रिवेजिंग स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ प्रिवेजिंग एबिलिटी होती है जो कि लू फेंग को बचा सकती है। जिसके साथ लू फेंग जल्दी से सांस लेता है और अपने हाथों को यार निकालता उन सभी पावरफुल सीक्रेट टॉयज को अपने पास रख देता है। इसके साथ फाइनली लू फेंग अपने ऑरिजिन रियलम पिल को बाहर निकालता है और यहाँ पे लास्ट एपिसोड मतलब लास्ट आते आते तक आपको लू फेंग की असली पावर्स का पता चलेगा कि लू फेंग यार इतनी जल्दी अपने आप को लेवल अप कर रहा ना क्या मैं बता नहीं सकता। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग उसी ब्लैक ऑरिजिन पेल को फाइनली बाहर निकालता है। लू फेंग उसको रिफाइन करने लगता है, बड़ी आसानी से उसको रिफाइन कर देता है। लू फेंग कहता है कि इस फाइन ऑरिजिन रियलम पेल की मदद से मैं अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे इंटरनल माइक्रोकॉस्मिक ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर डेवलप हो जाती है जो कि मेरी कोर की तरह काम करती है। इसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा एबंडेंट तरीके से आती है। लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक बार इसको रिफाइन कर दिया गया तब जितने भी एनर्जी
एनर्जी इसके अंदर रिफाइन की जाएंगी, लू फेंग उसको खुद के लिए यूज कर सकता था। लू फेंग का ये कन्वर्जेशन लगभग 3 दिन तक चलता है। लू फेंग की जो फिजिकल एनर्जी थी वो 4000 से मिलियंस ऑफ फोल्ड तक चली जा चुकी थी, जो कि लू फेंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी, उसके परफेक्ट डिवाइन बॉडी के लिए। और ऐसी बॉडी से लू फेंग अपने स्ट्रेंथ को बड़ी ही आसानी से, उतनी आसानी से नहीं लेकिन हाँ बड़ी ही आसानी पहले के मुकाबले से कंट्रोल कर सकता था। इसके साथ लू फेंग को स्माइल आता कि हाँ चलो थोड़ा सा बर्डन तो कम हुआ, जिसके बाद लू फेंग टाइम पास करने लगता है। लू फेंग अपने बहुत सारे वैल्यूस एक्जुलरी वंडर्स को कंज्यूम करने लगता है, अपने मेंटल प्रोसेसिंग्स को 100 फोल्ड्स तक टाइम्स करके अपने स्पिरिचुअल विल और कॉन्शियसनेस सिस्टम को शेप देना शुरू करता है, उसको पावर अप करना शुरू करता है। और एक ब्लिंक ऑफ आई में हजारों साल बीत चुके होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बीत चुके थे। यहाँ पे ईयर्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईपोज होते हैं, क्योंकि यार पहले मुझे नहीं पता ट्रांसलेशन में गलती या फिर क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे 1000 ईयर्स, लेकिन यार आपको पता चला कि नहीं 1000 ईपोज पास हो चुके थे। इसके साथ हमें चैंफेन सिटी के अंदर बाकी के दूसरे ऐसे ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग पे अटैक करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन यार वो उस वक्त ही अटैक कर सकता है जब लू फेंग इस सिटी से बाहर निकलेगा। लेकिन लू फेंग सेक्लूजन में ही रहता है, वो बिना किसी थके हुए बाहर निकलता नहीं और उसी केव में रहकर अपने आप को कल्टिवेशन कराते रहता है। वो उसी गॉड एम्पर बॉग जी के केव ड्वेलिंग में काफी लंबे टाइम तक रहता है। वो सभी अंडरस्टूड, वो सभी समझ चुके थे कि यार एक लू फेंग जैसा एग्जिस्टेंस वो पीक टाइम एग्जिस्टेंस था, लू फेंग कभी भी उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देगा अपने ऊपर अटैक होने के लिए। और इसी 1000 ईपोज के टाइम में लू फेंग का जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट होता है वो भी फाइनली लू फेंग के पास आ जाता है और 30 मिलियन मिलिट्री मेड पॉइंट्स लू फेंग को फाइनली पॉइंट आउट मिल जाते हैं। देखो पिछले चैप्टर्स में हमें 1000 ईपोज दिखाया गया था, लेकिन इस चैप्टर में 1000 ईयर्स लिखे हुए हैं। कंफ्यूज हूँ, लेकिन लगता है कि 1000 ईयर्स ही हो सकते हैं 30 मिलियन मिलिट्री मेड पॉइंट्स को एक्सचेंज कराने में, क्योंकि 1000 ईपोज कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो इसे 1000 ईयर्स ही मानते हैं। जिसके साथ फाइनली लू फेंग उसको भी ट्रीट करता है। फाइनली लू फेंग के रूम से बर्ड्स निकलती है, जो फॉर्मेशन थी जो कि सील थी, लू फेंग अपने टावर को एक्टिवेट करता, फाइनली वो ओपन हो जाती है। लू फेंग ने इसको अपने स्पिरिचुअल विल एंड कॉन्शियसनेस सिस्टम के चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा था। और जैसे ही लू फेंग बाहर निकलता है तो यार जितने भी बॉगजू, बयान और चीजंग होते उनको लू फेंग के बारे में पता चल जाता कि फाइनली ब्रदर लू फेंग बाहर निकले होते हैं। और तभी वो लोग गेट के पास आ जाते हैं ताकि वो ग्रेट कर सके। और तभी लू फेंग बाहर निकलता है, बड़ी ही पावरफुल ऑरा के साथ निकलता है, जो मैंने बोला नहीं कि लास्ट में आपको पता चल जाए कि लू फेंग कितना ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो देखो यहाँ पे लू फेंग की पावर्स का थोड़ा सा झलक मिलता है। अब जैसे ही लू फेंग बाहर निकलता है तो लू फेंग की जो पावर्स होती है ना वो पूरी तरह से फैलने लगी होती है। और ये पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि लू फेंग अपने प्रेशर को रिलीज भी नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है ना यार उसकी पावर्स का ऑरा इतना ज़्यादा भयंकर होती है कि वो सब पे प्रेशर डराने लगता है। और यहाँ पर ये प्रेशर ही नहीं डलता, बल्कि वो होता है ना कि एक पावरफुल बंदे के सामने आप खड़ा हो जाओ तो आप सफोकेट करने लग जाते हो, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो तीनों एम्प्रेस के साथ ऐसे ही हो रहा होता है। अब ये देखकर लू फेंग को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता कि आखिर चल क्या रहा है। और वो क्या था कि इस टाइम मैं बाहर अपने ट्रू बॉडी के साथ निकला हूँ, इसी कारण प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। अब देखो लू फेंग ने कभी भी अभी तक ट्रू बॉडी का यूज ही नहीं किया, अपनी जितनी भी क्लोन से हटाकर एक मेन बॉडी थी यहाँ पर लाया था, तो उसके अंदर अपने उसने क्लोन्स को ही हमेशा यूज़ करता आया। वो यह अटैक भी करता था तो अपने क्लोन्स का ही सहारा यूज़ करता था, 500 एनर्जी रिजर्व को अलग करता, 100 की अलग बना देता था। लेकिन फाइनली यहाँ पे लू फेंग अपने फुल परफेक्ट डिवाइन बॉडी के साथ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो क्या था कि यार अब तो इन सब की खैर नहीं। अब पास्ट में मैंने बताया कि यार लू फेंग ने क्लोन्स को ही भेजा था, इन सब से मिला भी था तो लू फेंग ने अपने क्लोन्स से ही भेजा था। तो यहाँ पे एक सिंगल थॉट में लू फेंग अपने मैसिव टेम्पररी बॉडी को एक स्क्रॉल वर्ल्ड के अंदर डाल देता है, जो कि एक सुप्रीम ट्रेजर होता है जो कि लू फेंग कैरी करके चलता है। और यहाँ पर जो क्लोन होता है वो उसके टोटल एनर्जी रिजर्व का सिर्फ 10,000 फोल्ड में से एक हिस्सा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जो ऑपरेशंस का सेंस होता है वो फाइनली खत्म होता है और वहाँ पे प्रेशर उन सभी से हट जाता है। और गॉड एम्पर बॉग जी स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर लू फेंग, ऐसा लगता है कि तुमने इस सेक्लूजन से काफ़ी कुछ गेन कर लिया है। अब गॉड एम्पर बायन और चीजंग भी यार लू फेंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो दिखाते नहीं लेकिन सीक्रेटली काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन तीनों को यार अभी जो पहले की दफ़ा जो सप्रेशन जो प्रेशर महसूस हुई थी वो उन्हें अच्छे से पता चल रही थी। यहाँ तक कि डार्क होली वेलम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा गॉड एम्पर जी के और डाउनलोड लॉन्ग जो भी
ऐसी सेंस ऑफ ऑपरेशंस उन पे नहीं डाल सकते जो कि लू फेंग ने अभी उन पे डाला होता है। तो लू फेंग स्माइल करता है कि मैंने बस थोड़ा सा गेन किया है, जिसके साथ वो कहता है कि कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स के साथ आती है, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और मैं अभी के फिलहाल लार्ज ह्यूनवान हॉल में जाने की सोच रहा हूँ। फाइनली लू फेंग डिसाइड करता है कि वो इस सिटी से बाहर निकलेगा और फाइनली लू फेंग जैसे ही बाहर निकलेगा वो घात लगाए हुए बंदे जो कि लू फेंग के बढ़े हुए पावर्स को नहीं जानते, वो लू फेंग पे अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन राइटर काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो हो सकता है कि लास्ट के चैप्टर्स के अंदर हमें एंड में दिखाया जाए जहाँ पे लू फेंग पे अटैक होगा और जहाँ से लू फेंग अपनी रियल बॉडी रियल पावर्स को सीक्रेट करेगा। तो फाइनली जाके डार्क होली वेलम हम लू फेंग के ट्रू पावर्स के बारे में पता चलेगा और भी पावरफुल बीइंग्स लू फेंग को देखने के लिए आएंगे, उनकी नज़र में भी लू फेंग चढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आने वाली है, तब तक के लिए बाय।